हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 CUET PG के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों का सपना होगा CUET PG 2027 के थ्रू MBA के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। दोस्तों, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन पता है क्यों रुक जाता है? क्योंकि उनको एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता, उनको सिलेबस ही नहीं पता होता, उनको पता ही नहीं होता कि यार कैसे तैयारी करनी है। तो ये सब कौन बताएगा? मैं बताऊंगा आपको, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ ना। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। एंड में मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, उसको भी देखना है। उसके बाद आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि यार अब मैं शायद कर सकता हूँ, अब मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिलेबस भी पता चल गया, मुझे एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया और ये जो सर हैं ये आपके साथ रहेंगे CUET PG 2027 की तैयारी करवाने के लिए। चलो देखते हैं सारी चीजें बेसिक से कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, नंबर कितने हैं, क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, कोई टफ लेवल तो नहीं आता ना। सब देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा एग्जाम पैटर्न की। नंबर 1 मेरी बात ही एग्जाम पैटर्न पे होगी। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि अगर मैथ्स आती है तो मैथ्स के क्वेश्चंस कितने आते हैं, लेवल क्या होता है, सब्जेक्ट क्या आते हैं, टॉपिक कौन कौन से कवर करे जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग में हम लोग पूरा डीप में देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा है जो ईजी होती है। रीजनिंग मतलब बहुत टफ नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है? एग्जाम पैटर्न देखना है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं आके। एग्जाम पैटर्न देखो, अब आप में से 100% मुझे लगता है लोगों को पता होगा कि सारे पेपर CBT मोड पे ही जा रहे हैं। CBT का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। दूसरी चीज, टाइप्स क्या होंगे? मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुझे रिटन फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा, MCQ क्वेश्चंस होंगे, रिटन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा? MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ, बेटा मैं अगर क्वेश्चंस देख रहा हूं तो 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 75 क्वेश्चंस आए हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा यार 100 आने चाहिए, 75 कैसे आ रहे हैं? आ रहे हैं, 75 ही आते हैं। NTA ने बोला है 75 ही आते हैं। तीसरी चीज अगर मैं देखूं कि टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, भाई ये जो 75 क्वेश्चंस दिए हैं ये कितनी देर में करने हैं? ऐसा तो नहीं कि आधे 1 घंटे में निपटा देने, नहीं, 90 मिनट मिलेंगे आपको। कितने? 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा ये 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मार्क्स क्या होने वाले हैं? भाई 300 नंबर का पेपर है, 300 मार्क्स का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब 300 आएगा। मतलब एक क्वेश्चन मेरा 4 नंबर का हो गया। आगे देखेंगे ये भी कि क्या नेगेटिव मार्किंग आती कि नहीं आती, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को यही चाहिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को यही चाहिए। सब मेरे जितने भी भाई बंधु देख रहे हो सबको यही चाहिए कि यार नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। आगे देखेंगे। अच्छा, एक और चीज, मीडियम क्या होगा भाई पेपर का? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा पेपर इंग्लिश ही में आ जाए, सारे पेपर हिंदी में आ जाए, नहीं, बाइलिंगुअल पेपर होता है हमेशा। कोई भी पेपर बेटा आप देखने जाओगे, कोई भी पेपर देने जाओगे तो उसमें क्या होगा? बाइलिंगुअल लैंग्वेज ही रहती है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं, मतलब कितने नंबर, वही मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, 1 नंबर की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लो आपने 5 क्वेश्चन किए, 1 हो गया, 2 हो गया ना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आपने 5 क्वेश्चन किए, आपने ये चारों गलत कर दिए, ये चारों गलत कर दिए। तो देखो, एक नेगेटिव मार्किंग यहां हो गई, एक यहां हो गई, एक यहां हो गई, एक यहां हो गई। कितने नेगेटिव मार्किंग हो गई? टोटल 4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो गई। और ये क्वेश्चन अगर आपने सही किया हुआ है तो इसके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। देखो क्या हो गया, कुछ भी नहीं मिला। मतलब अगर आपने 4 नंबर का गलत कर दिया, 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आपके 4 नंबर बन गए। मतलब आपका एक सही क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा। मेरी इतनी सी बात समझ में आई? तो नेगेटिव मार्किंग का सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो 4 नंबर बन गए ना। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका जो सही होगा वो भी नहीं काउंट किया जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मैं समझ पा रहा हूँ। आप उधर साइड बोल रहे हो, यूट्यूब की उस दुनिया से बोल रहे हो, लेकिन हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको मेरी वॉइस आ रही है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब हमने ये तो देख लिया यार कि 75 क्वेश्चंस आते हैं, बट 75 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, कितने क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, वो भी देखना जरूरी है। देखो, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, देखो सबसे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप 75 क्वेश्चंस देखते हो ना तो वहां पे लैंग्वेज भी आती है। लैंग्वेज का मतलब जैसे मान लो मैं हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज, जब मैं फॉर्म फिल करूंगा तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज को फिल करूंगा। अगर मैंने वहां पे इंग्लिश फिल कर दिया है तो इंग्लिश के 20 से 25 को 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर मैंने वहां पे हिंदी मेंशन कर दिया तो हिंदी के 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैथ्स आ गया। अब आया मैथ्स, जिसमें लोगों का दिल धक धक कर जाता है वो टॉपिक।
कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे? 20 से 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 20 से 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? मैथ्स में। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं तो रीजनिंग में आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 20 से 25 क्वेश्चंस रीजनिंग में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगर तो डीआई की बात मैं करूं, अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल काउंट करोगे तो आप 75 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसका मतलब अगर हम मैथ्स, रीजनिंग, डीआई अच्छे से पढ़ लें तो कितना हमारा कवर हो जाएगा? अगर मैं यहाँ 25 ले लूँ, 25 ले लूँ, 15 ले लूँ, कितना हो गया? 25 25 50 हो गया। 50 और ये 15 कितना हो गया? 65 हो गया। 65 क्वेश्चंस हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 15 लिखा हुआ, तो हम 60 के आसपास मान सकते हैं कि ये तीनों मिला के 60 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चंस के आसपास ये तीनों आपको मिला के देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इन 60 में से अगर 50 प्लस भी स्कोर कर दें, 55 प्लस स्कोर कर दें तो कितना सही हो जाएगा। ये ऐसे बेटा सब्जेक्ट्स भी होते हैं कि अगर आप देखो, जैसे मान लो कि मैंने कोई टॉपिक मैथ्स का पढ़ लिया, तो यार उससे बाहर तो जा नहीं सकता ना। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी जो भी अभी हम देखते हैं एनटीए ने क्या क्या बताया है सिलेबस में, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे हम स्कोर ही नहीं कर सकते। मैथ्स में देखो यार, आता है नहीं आता है, ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप मिड में फंसे हुए, या तो वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आता है, अगर नहीं आता तो ये आपकी गलती है, आपको नहीं आता, आपने कहीं वहाँ पे लैग कर दिया है, कहीं आपने पढ़ने में कुछ कमी कर दिया है वहाँ पे। अगर वो क्वेश्चन आपने सिलेबस पढ़ के रखा है तो वो क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए, तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। मतलब मैथ्स में आप आउट ऑफ, अगर 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं मैथ्स में तो आप 25 पूरे कंप्लीट कर सकते हो, पूरे सही कर सकते हो, नहीं 25 24 सही कर सकते हो। रीजनिंग में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। डीआई में हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बट वहाँ पे भी अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट अगला देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, पूरा ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा। ऑफिशियल सिलेबस क्या क्या हो सकता है वो सब देखेंगे। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस क्या क्या हो सकता है वो पूरा हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने मैथ्स की बात करी ना, तो मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक कवर होता है, सारी चीज़ों पर डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। ये सारा लिखा हुआ, ये देखो, ये सारा मैथ्स का एनटीए ने जो बोला है कि यार देखो एनटीए ने क्या क्या रखा है, यार ये इसमें से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, एनटीए ने ऐसा बोला हुआ है, इसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्या ऐसा भी है कि इसके अलावा भी कोई टॉपिक पूछ लिया जाता है? देखो पूछा नहीं जाता है। एक दो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे मिक्सचर डेलीगेशन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, वहां से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये सब बेसिक है। जैसे मैं अगर मैं नंबर सिस्टम लिख दूं, एक सेकेंड, अगर मैं नंबर सिस्टम लिख रहा हूँ, है ना, नंबर सिस्टम लिख रहा हूँ, तो ये देखो आपको पढ़ना चाहिए यार, मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम मैं बताऊंगा कि डिवाइड करने का रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे बतानी है। फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगा, अगर यहाँ पे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यार। रेशियो एंड प्रपोर्शन से एक क्वेश्चन बन गया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन से बन गया था। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन से एक आपका क्वेश्चन क्या हुआ था, बन गया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, साइड बाय साइड कवर कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि क्या क्या एनटीए ने बोला हुआ है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या छोड़ दिया है। देखो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला टॉपिक क्या है, परसेंटेज है। हलवा टॉपिक होता है यार, अगर आपने ठीक से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा। शॉर्ट अप्रोचेस तो मेरे पास बहुत सारी है, मतलब अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स जाननी है तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ यार, मेरे पास बहुत सारे अप्रोचेस हैं, है ना, कि कैसे आप शॉर्ट में सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे जल्दियों से, चुटकियों से, कहते हैं ना, चुटकियों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, आगे पार्टनरशिप की अगर बेटा मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में बच्चों को थोड़ी मोटी दिक्कत हो जाती है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो बहुत लेंदी क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, मुझसे पढ़ लिया है तब तो आप और आसानी से भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, इजी टॉपिक होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, कहीं कहीं पे शॉर्ट अप्रोचेस काम में आ जाती, तो वो सब के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, वो सब मैं गाइड करूंगा आपको कि कैसे कैसे क्या सॉल्व करना है। टाइम एंड वर्क बच्चों वाला टॉपिक है, उसके बाद वर्क एंड वेजेस हो गया, फिर पाइप एंड सिस्टर्न हो गया। देखो अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया तो पाइप एंड सिस्टर्न ऐसे ही हो जाता है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है तो आपको पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपका इसी के थ्रू सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या हम पढ़ेंगे? नहीं भैया, पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब चीज़ करेंगे, सारी चीज़ें कवर करी जाएगी, कहीं पर भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी किसकी है? मेरी है, सिंपल सी बात है।
देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये सब भी आप नॉर्मली पढ़ते चले जाओ। तो एनटी ने बहुत नॉर्मल सिलेबस रखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी सिलेबस रख दिया है, बहुत नॉर्मल सा सिलेबस है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो हम लोग अलग से कवर कर लेंगे। क्या है, नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया और मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। ये सब नॉर्मल से टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। अगर आप शांति के साथ, धैर्य के साथ कंप्लीट कर दोगे तो आपका कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं किसकी। देखो लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, इसमें कुछ कुछ टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा भी थोड़े से ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए वो भी, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपका जो एनटीए ने देके रखा है वो कवर नहीं हो पाएगा। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है, रैंकिंग एंड टेस्ट है ना, रैंकिंग टेस्ट एंड सीक्वेंसिंग हो गया, लीनियर अरेंजमेंट्स हो गया कि साइड साइड में बैठे हुए हैं, वो सारी चीज़ें हो गया, ब्लड रिलेशन, हमारी चाची के ताऊ के फूफा की ननन के बहू के बेटे वाला वो वाला यहाँ पे नाता जुड़ जाता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मैं पहले सीधे गया, फिर मैं साउथ में मुड़ गया, फिर मैं नॉर्थ में चला गया, फिर मैं साउथ में आ गया, फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं चक्कर खा के वहीं गिर गया। मतलब वही वाला क्वेश्चन है, चक्कर खा के गिरता नहीं, मूव करता रहता है। नंबर सीरीज, 5 आ गया, 5 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 20 आएगा, बताओ अगला नंबर क्या होगा। 5 आया, 10 आया, 15 आया, 20 आया, अगला नंबर क्या होगा, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। अगला कोडिंग डी कोडिंग, भाई रमेश को सुरेश कहते हैं, सुरेश को रमेश कहते हैं, ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आम को सेब कहते हैं, सेब को आम कहते हैं, वो सारे भी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा चीज़ एनालॉजी एंड टेस्ट समाधान, ये सब भी आते हैं। आगे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे 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 स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन, अगर ऐसा 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 होता तो कैसा 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 होता, वो वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। कि किसी संस्था में ऐसे 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 चीज़ें हैं, बताओ उसमें से 2 कथन है, कौन सा फॉलो करता है, वो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अगला अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट एंड कंजम्पशन कंक्लूजन, उसी से रिलेटेड आ जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है कि ये अगर कारण है तो बताओ इसका प्रभाव क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये अगर कारण है तो ये इसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा। जैसे अर्थ घूमती है, अपने एक्सेस पे घूमती है और सन के भी अराउंड में घूमती है, टिल्टेड भी है। अब बताओ ये इन सब कारण, ये कारण दे दिए। अब नीचे लिखा हुआ है मॉनसून इसी वजह से होता है, तो भाई सिंपल सी बात है, हाँ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो गया। इसका मतलब जो कारण है ना, उसका जो प्रभाव है वो सही है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। व्याख्या करता है तो वैसे वाले भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपको देखने मिल जाएंगे। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब मिरर इमेज से आप लगा सकते हो कि मिरर इमेज दे दिया, या फिर किसी को लेटर का दे दिया आपको कि इसका बताओ राइट हैंड पे अगर मिरर रखा हुआ तो बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी वो पानी वाली इमेज कैसी बनेगी। तो वो सारे क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आई है? ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो अब डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। हमने बचपन में जब मैथ्स पढ़ी थी तो हमने वहीं पर डीआई पढ़ी थी, डाटा इंटरप्रिटेशन हमने वहीं पे पढ़ लिया था। जैसे कुछ कुछ ग्राफ्स होते हैं, जैसे पाई चार्ट ग्राफ, मतलब सर्कुलर के फॉर्म में दिया होता है, ऐसे सर्कल के फॉर्म में दिया होता है और यहाँ पे सेक्शंस डिवाइड होते हैं। जैसे ये 30 डिग्री का सेक्शन हो गया, ये कुछ सेक्शन हो गया, ऐसे वाले जो ग्राफ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पाई बेस्ड ग्राफ कहते हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे, है ना। ओके, चलो आगे। लाइन चार्ट ग्राफ हो गया। लाइन चार्ट ग्राफ का मतलब ऐसे ग्राफ बना हुआ है और ऐसे 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 लाइन के फॉर्म में दिया हुआ है, वो वाला ग्राफ हो गया। ठीक है। बार ग्राफ का मतलब क्या हो गया, बार ग्राफ का मतलब हो गया ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे बना दिया, फिर ये ऐसे बना दिया, ऐसे वाले ग्राफ, है ना, बार ग्राफ कहते हैं इसको। मिक्स्ड ग्राफ हो गया। सेट वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम का मतलब क्या हो गया, देखो जब हम कहते हैं कि मान लेते हैं 3 चीज़ें हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और मैथ्स हो गया। अब तीनों सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ बच्चे दिए हुए हैं, तो मैंने वेन डायग्राम क्रिएट कर दिया ये ऐसे करके कि ये इंग्लिश वाले बच्चे हो गए, ये हिंदी वाले बच्चे हो गए और ये मैथ्स वाले बच्चे। अब देखो कुछ बच्चों ने तीनों चीज़ें लेके रखी हुई है, कुछ बच्चों ने केवल इंग्लिश और हिंदी लेके रखा हुआ है, कुछ बच्चों ने इंग्लिश और मैथ्स लेके रखा हुआ है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन हो गया। वेन डायग्राम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डाटा सफिशिएंसी लिखा हुआ है। मतलब क्या हो गया, आपने अगर मैथ्स में वो टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए, रीजनिंग में मैंने जो बताया वो अच्छे से कवर कर लिया। तीसरी चीज़ डाटा इंटरप्रिटेशन आपने अगर ये अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 60 में से अच्छा खासा ये आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, स्कोर अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो फिर आप चाहे जितना हाथ पैर जोड़ लो, कुछ भी कर लो, आपके अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो आपको बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा। और अगर आपका बढ़िया कॉलेज मिल जाता है ना यार, तो फिर आपकी लाइफ सेट हो जाती है। क्योंकि अगर आप MBA बढ़िया कॉलेज से करते हो तो फिर आपकी नौकरी इधर ही की धरी रहती है, मतलब तुरंत ही मिलती है आपको। ठीक है, अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या थी आगे देख लेते हैं। देखो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी क्या, कि एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, है ना, CUET PG 2027 के लिए एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। कैसा बैच है देख लो, लिखा हुआ है ना, अल्टीमेट 2.0 बैच है। कैसा बैच है, अल्टीमेट 2.0 बैच है। कैसा बैच है, अल्टीमेट 2.0 है। ठीक है, क्या है, अल्टीमेट 2.0 है।
ये देखो लिखा हुआ है ना, अल्टीमेट 2.0 बैच लॉन्च होने जा रहा है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जानना है कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, मॉक टेस्ट सब चीज़ डीप एनालिसिस है ना, कि मुझे क्या क्या इसमें पढ़ने को मिलेगा क्या क्या नहीं पढ़ने को मिलेगा, सारी चीज़ें विस्तार से अगर आपको पता करनी है, आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर लो। एक सेकेंड बेटा, आप क्या करो, आप इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आप परचेज करोगे तो यार तैयारी करवाने के लिए तो हम लोग बैठे हुए। देखो बैच क्यों परचेज करना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो जैसे जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, अपने टाइम पीरियड में था, तो क्या होता था ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जिनको पता ही नहीं होता था कि पढ़ना क्या है, तो वो गए दूसरी बुक लेके आए, कहीं से कुछ और बुक लेके आए, दोस्त ने कह दिया कुछ और बुक लेके आए। अब पढ़ना उन्हें क्या है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, वो इधर उधर भटक रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि मैं डीआई कहाँ से पढ़ूं। लेकिन अगर आप बैच परचेस कर लेते हो तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है, फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। तो बैचेस की इंपॉर्टेंस यही होती है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो अल्टीमेट 2.0 बैच में, है ना, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप डीप एनालिसिस करके रखते हो, आप पढ़ते हो अच्छे से, तो आपको MBA के टॉप मोस्ट कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।